बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज से हम फिज़िक्स के लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। 10th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 और आज इसके फर्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक शामिल करेंगे ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक्सप्लेन करेंगे मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो आज का बाकायदा फिर हम लेक्चर का स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर है ऑसिलेटरी मोशन एंड वेव से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करना चाहते हैं। ये आपके बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है, डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स। एनी हो, इसको डिफाइन करने के लिए the to and fro motion of a body about a mean position is called oscillatory motion। तो ये to and fro motion की जो टर्म इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब होता है किसी पॉइंट के अबाउट मोशन को बार बार रिपीट किया जाना, फॉरवर्ड बैकवर्ड या अप डाउन किसी पॉइंट के अबाउट, या लेफ्ट राइट, एनी हो किसी पॉइंट के अबाउट बार बार रिपीट होने वाली जो मोशन है उसको टू एंड फ्रो फिजिक्स के टर्म में कहा जाता है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और इसकी एग्जांपल आप लिखोगे, नंबर 1 मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल, मोशन ऑफ अ स्विंग एंड मोशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और नॉर्मली जो क्वेश्चन की वर्डिंग आती है वो आएगी डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड शो दैट ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच्ड एट वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। नॉर्मली इन्हीं वर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एनी हो, वो मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। अब जो इसमें रिक्वायरमेंट थी वो अब हम पूरी उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच्ड है उसकी जो ऑसिलेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। लेकिन उससे पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बेसिकली तो एक ऑसिलेटरी मोशन ही है, लेकिन इसमें दो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जो वेरीफाई अगर हो जाएं तो वो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑसिलेटरी मोशन इन विच acceleration of a body is directly proportional to displacement of a body from position and is directed toward the mean position is called simple harmonic motion। मतलब कि ये ऑसिलेटरी मोशन है जिसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, acceleration is directly proportional to displacement of a body from mean position होना चाहिए। और नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है कि its acceleration is directed toward the mean position। अब किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में अगर ये दो प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर लेते हैं फिर हम कह सकेंगे कि दैट ऑसिलेटरी मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलें, ये इसकी डेफिनेशन होगी। फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें दो प्रॉपर्टीज आपने प्रूव करनी होगी। नंबर 1, acceleration is directly proportional to displacement of a body from mean position। एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरी ये है कि acceleration is directed toward the mean position। तो this type of oscillatory motion is named as simple harmonic motion। तो अब बच्चों हम मास स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं और यहीं से वेरीफाई करेंगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन ऑफ बॉडी attached at one end of an elastic spring is simple harmonic motion। So consider a body of mass m attached at one end of an elastic spring placed on a smooth horizontal surface as shown in figure। तो यहाँ पर एक टर्म बोली गई है इलास्टिक।
इलास्टिक स्प्रिंग वो स्प्रिंग होता है जिसकी लेंथ को एक्सटेंड किया जा सके, यानी जिसको खींचा जा सके, वो इलास्टिक है। ऐसी कोई भी बॉडी जिसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, वो इन इलास्टिक बॉडीज होती है। तो जो स्प्रिंग है ये इलास्टिक है, मतलब इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस जो वर्ड यूज किया गया है, तो जो स्मूथ का मतलब यहाँ पर ये लिया जाएगा कि वो जो टेबल के ऊपर जहाँ पर ये सिस्टम पड़ा हुआ है, बॉडी पड़ी हुई है, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल कंसीडर की जाएगी। तो जब भी कहीं पर स्मूथ का वर्डिंग इस्तेमाल हो जाए, उसका मतलब है कि वहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नेग्लिजिबल है। ऑल दो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है, लेकिन सिंपल केस बनाने के लिए इसको फिर हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। तो मतलब कि अब इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए ये थ्री फिगर्स, एक ही फिगर के थ्री फेजेस शो किए हुए हैं बेसिकली। यहाँ पर देखिए ये टेबल सरफेस है और इसके ऊपर ये बॉडी अटैच्ड है एक स्प्रिंग के साथ, इलास्टिक स्प्रिंग के साथ। अब इस वक्त बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो यूं कहते हैं इस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो है। तो हम यूं कहेंगे यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है। ऑल्दो वेट और नॉर्मल फोर्सेस एक्ट करती हैं, लेकिन वो दोनों कैंसिल हो जाती हैं। तो इस पर यूं कह रहे हैं कि नेट फोर्स फिगर ए के अंदर इस बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है। तो जब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो, उस वक्त बॉडी जिस पॉइंट पर बैलेंस होती है, that point is called as equilibrium position या mean position। पॉइंट O जो होगा वो अब इसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। ये इसका फर्स्ट फेज है। नो मूवमेंट, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। इसके बाद सेकंड फिगर में ये करेंगे कि क्या होगा अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस बॉडी को बाहर की तरफ खींच लेते हैं, फिर बॉडी मीन पोजीशन से मूव करके चली जाएगी। ये इस पॉइंट पर इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, इंतहाई पोजीशन जो होती है जहां तक बॉडी को डिस्प्लेस किया गया है। जब बॉडी को मीन पोजीशन से हम मूव करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन तक ले आएंगे, तो ऐसा करने के लिए आपने एक्सटर्नल फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में लगाई है। डेफिनेटली जिस वजह से स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो गया, ये फोर्स लगाकर जब बॉडी को आपने मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक शिफ्ट किया है, इस लगाई गई फोर्स को हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स का काम सिर्फ यहाँ पर ये है कि बॉडी को मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लाना। चलो ये दो फिगर में जो कुछ हम शो कर रहे हैं इसको पहले एक्सप्लेन कर लें। और जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक चली जाएगी तो उसका जो स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन पैदा हुआ है, उस एक्सटेंशन को हमने एक्स से लिखा है। इसके बाद क्या होना है वो इसके नेक्स्ट फिर डिस्कस करते हैं। तो पहली दो फिगर में जो कुछ आपको फिगर में नजर आ रहा है, पहले इनको वर्ड्स में लिख लेते हैं, बता देते हैं आपको। देखिए एक्सटर्नल फोर्स का रोल था दी स्प्रिंग कैन बी स्ट्रेच्ड और compressed through a small distance x from its mean position by applying an external force. So according to Hooke's law, this force is directly proportional to change in length. Hooke's law ये है कि extension produced in a spring is directly proportional to applied force या directly proportional to external force। इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x। तो F एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो फिर ये रिलेशन बन जाएगा एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू के एक्स। यहाँ पर ये मैं बता दूं कि के एक्स जो लिखा गया है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी को आप इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो तो फिर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करना पड़ता है।
तो यहाँ ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है। अब ये इक्वेशन बन गई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू के एक्स। बता देते हैं के क्या है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वेयर एक्स is the displacement of a body from position O and K is the क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर डिफाइन करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग। देखो ना यहाँ से अगर आप के की वैल्यू निकालो तो के इक्वल आएगा एक्सटर्नल फोर्स, ये डिवाइडेड बाई आ जाएगा एक्स। देखिए ये अलग बात है कि जब आपने, हालांकि एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर हमने वेक्टर साइन लगाया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर भी वेक्टर साइन मौजूद है। लेकिन याद रखिए जब आपने डिवीजन में लिखना है तो फिर डिवीजन में तो वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं होती, वेक्टर में डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए जब इनको आपने डिवीजन में लिख दिया, अब यहाँ पर वेक्टर साइन नहीं लगा सकते क्योंकि डिवीजन जो है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की होती है। तो ये ध्यान में रहे कि अब जब आपने डिवीजन में दो वेक्टर्स लिखे हुए हैं तो ये वेक्टर्स नहीं लिखे जाएंगे बल्कि उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे जाएंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इस वेक्टर क्वांटिटी की, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसकी सिर्फ मिकदार, उसकी क्वांटिटी लिखते हैं तो वो उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उसकी अमाउंट, उसकी मिकदार। फिर के देखो एक्सटर्नल इक्वल टू आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स ओवर एक्स, इसी को हम डिफाइन कर लेते हैं रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट है डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग। ये होगी इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला बनेगा एक्सटर्नल फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट, या इसको एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। अब एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग। फिर बाकी रह गया इसका मीनिंग क्या है, ये तो डेफिनेशन लिख दी, तो ये फिजिकली हमें क्या चीज बताएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है। तो वैल्यू ऑफ के इज, यानी वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। बच्चों एक वर्ड स्टिफनेस जो जहाँ पर आया है, स्टिफनेस का मतलब होता है स्प्रिंग के अंदर जो सख्ती मौजूद है, जो उसकी हार्डनेस है, उसको स्टिफनेस कहते हैं। तो उसका मतलब है कि जो है वो स्प्रिंग की हार्डनेस या स्प्रिंग की जो सख्ती है उसकी पैमाइश है, ये उसकी मेजरमेंट है। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के, जो ज्यादा हार्ड स्प्रिंग होंगे उनमें के की वैल्यू लार्ज होगी। जैसे बड़ी गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्वर में स्प्रिंग यूज होते हैं तो वो के की वैल्यू लार्ज होती है। एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के, और जो नरम स्प्रिंग होते हैं उसमें के की वैल्यू कम होती है। तो ये जब स्प्रिंग को डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो इंजीनियर जो है इसको बनाने वाले, डिज़ाइन करने वाले, वो उस वक्त एक्सपेरिमेंटल, इसकी जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। तो और फिर ये एमसीक्यूज में भी पॉइंट आ सकता है, इसका यूनिट क्या होगा। देखें स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल्स टू है एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन का यूनिट हो जाएगा मीटर। तो फिर एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर। ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। चलें जी, यहाँ तक एक्सटर्नल फोर्स ने क्या रोल प्ले किया है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब सी फिगर में आ जाएं। हाँ, यहाँ पर देखिए जब एक्सटर्नल फोर्स आपने रिमूव कर देनी है, एक्सटर्नल फोर्स का रोल सिर्फ और सिर्फ ये था कि उसने वो अप्लाई की गई और उसने बॉडी को मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब एक्सटर्नल फोर्स खत्म, उसका कोई रोल नहीं है नेक्स्ट। तो अब बात यह है कि एक्सटर्नल फोर्स तो खत्म होगी, अब स्प्रिंग के अंदर एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो बॉडी को सेंटर की तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है। इस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी की वजह से पैदा होती है। और इसकी
प्रॉपर्टी ये है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, यानी इसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगी। इसने बार बार बॉडी को खींच कर लेके आना होता है मीन पोजीशन की तरफ। तो ये इसकी खासियत है कि ये वैल्यू में तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो फिर बाकी सारी जो ऑसिलेशन पैदा होनी है, बॉडी ने ऑसिलेट करना है, तो वो इसी रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर बॉडी जो है वो ऑसिलेट करेगी, यानी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट बार बार रिपीट करेगी। एक बार फिर फिगर डिस्कस करेंगे। तो इसका पहले वैल्यू निकाल लें, डिफाइन कर लें रिस्टोरिंग फोर्स। अब आगे है रिस्टोरिंग फोर्स का रोल क्या होगा। पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो देखिए, बाय डेफिनेशन when external force is removed body oscillates under the action of restoring force। ये इसकी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स F is equals to the external force but it is always directed toward the mean position। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स आई थी F equals to kx और इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट है। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम मीन पोजीशन थी, तो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन थी, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन उसकी उलट है, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसलिए दो ऐसे वेक्टर जिनकी वैल्यू इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो फिर वो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स वाला वेक्टर हमने प्लस के एक्स लिखा था, तो फिर डेफिनेटली रिस्टोरिंग फोर्स की जो वेक्टर है वो इक्वल्स हो जाएगा माइनस के एक्स। माइनस साइन इस वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स के उलट है, उसके ऑपोजिट है। वैल्यू इक्वल है, वैल्यू उसकी भी के एक्स थी और रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी के एक्स है, लेकिन माइनस के एक्स, माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स होता है ma। और देखिए यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, वहाँ वेक्टर साइन लगाने होते हैं। ये a एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो यहाँ पर मैंने वेक्टर साइन लगाए हुए हैं। अब अगर F इक्वल्स टू ma है, तो यहाँ पर F की बजाय ma पुट कर दिया जाए, तो ma इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के एक्स, a इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के ओवर m इंटू एक्स। ये m मल्टीपल है, राइट साइड में ओवर में आ गया, तो a इक्वल्स टू आ गया माइनस के ओवर m एक्स, फिर k एंड m आर कॉन्स्टेंट। उस k और m कॉन्स्टेंट्स हैं, तो देयरफॉर ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। k स्प्रिंग कांस्टेंट है, जब बॉडी ने ऑसिलेट होना है ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ज़ाहिर है स्प्रिंग के कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट तब चेंज होगा जब आप स्प्रिंग चेंज कर दें या स्प्रिंग वैसे डैमेज हो जाए, तो फिर इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन ये स्लाइड सी ऑसिलेशन के दौरान स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी, वही रहेगी जो ऑसिलेशन से पहले थी इसकी वैल्यू। और m जो है वो उस बॉडी का मैस है। तो जब बॉडी टेबल सरफेस के ऊपर ऑसिलेट कर रही है, तो कोई उसका मैस खत्म नहीं हो रहा, उसमें एडिशन नहीं हो रही, ना ही उसका मैस भी अलग हो रहा है उससे। तो बॉडी जब तक ऑसिलेट करती रहेगी तो उसका मैस भी वो कांस्टेंट रहेगा। k कांस्टेंट है, m भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब इनको डिफाइन करोगे तो k ओवर m कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। तो फिर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट x। ये और आपको पता है कि अगर आपने ये इक्वेशन में नहीं लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो a इक्वल्स टू माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू, सॉरी एक एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये जो अब रिलेशन आया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कंक्लूजन है, पूरे हमारे टॉपिक का निचोड़ है, उसका रिजल्ट है। तो ये आकर रिलेशन बता क्या रहा है, आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है जी। ये रिलेशन, इम्पोर्टेंट रिलेशन जो आपको बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, वो ये है कि अगर आप माइनस साइन फिल वक्त नहीं कंसीडर करते, तो ये
रिलेशन बताता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये ऑसिलेटरी मोशन की एक करैक्टरिस्टिक्स है जो हमने डेफिनेशन के अंदर 2 लिखी थी, उनमें से एक ये है। तो अगर माइनस साइन फिलहाल छोड़ दें तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के उलट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। कैसे अपोजिट है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, हाँ, ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करना है आपका। यहाँ पर देखिए मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जब बॉडी मीन पोजीशन से अवे मूव करेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। तो बॉडी मीन से अवे मूव करते हुए इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसका रिजल्ट ये निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। यूँ कह लें सिंपल अल्फाज में कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे जैसे मीन पोजीशन से अवे जाओगे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो इसके उलट होना चाहिए। फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी टूवर्ड दी मीन पोजीशन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ये इसको प्रोड्यूस कर रही है रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है। इसलिए जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है वही हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो खुद इसको पैदा करने वाली फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड दी मीन पोजीशन। तो ये जो हमारे पास अब रिलेशन आया है, ये सारी हमारी जो कंक्लूजन है उसको वेरीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन शो दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड दी मीन पोजीशन। ये मैंने उसकी रीजन एक्सप्लेन कर दी है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए या आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। वही वजह जो मैंने रीजन बताई थी कि ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन। रिस्टोरिंग फोर्स इज always directed towards mean position, therefore acceleration is also directed toward the mean position। तो इस रिलेशन को देखकर हम 2 कंक्लूजन निकालेंगे। नंबर 1, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन है। यही जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये डेफिनेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। So it means that acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from mean position and is directed toward the mean position. Hence, horizontal motion of a mass spring system is simple harmonic motion। तो ये बात वेरीफाई होगी। क्वेश्चन में हमें जो कहा गया था, प्रूव दैट ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी attached at one end of an elastic spring is simple harmonic motion। बच्चों इसके बाद इसकी मोशन की कुछ फर्दर डिटेल दी हुई है कि बॉडी डिफरेंट पोजीशन पर मूव करता है, उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट होता है। तो एक बार मैं फिगर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर वर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। तो सीधी सी बात है बच्चों, जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेट होती है तो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होने से, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है, इसलिए एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा, सॉरी इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती। तो जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जाएगी तो क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, और मीन पोजीशन पर बॉडी की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। हाल तो मीन पोजीशन पर नेट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू 0 है, इसके बावजूद बॉडी यहाँ रुकने की बजाय आगे मूव कर जाएगी। उसकी वजह क्या है? हालांकि नेट फोर्स यहाँ पर इस पॉइंट पर 0 हो गई थी, उसकी रीजन ये है कि बॉडी जब एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रही है तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम, और अब बॉडी में इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है वो मीन से ओवरशूट करेगी, दूसरी एक्सट्रीम की तरफ मूव करना शुरू करेगी। जैसे ओ से बी की तरफ बॉडी एक्सेलरेट मूव करेगी
तो आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन से अवे जाने से रोकेगी, उसको अपोज करेगी। इसलिए ओ से बी की तरफ जाते हुए बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होते जाएगी। डिक्रीज होते होते बी पॉइंट पर जाकर इसकी जो स्पीड है वो एक बार जीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर जो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को स्पीड अप करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर बॉडी का वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन इस पॉइंट पर चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाती है, इसलिए हम ये कहेंगे कि मीन पोजीशन पर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी मैक्सिमम। और मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होती जाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो जिस पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, उस पॉइंट पर फिर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो हम एक्सेलरेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, जबकि वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। तो ये है जिसके बाद जो डिस्कस किया हुआ है इनर्शिया का रोल बॉडी की ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। तो चलें इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट एट पोजीशन O and the resultant force on the mass is zero. Suppose mass is pulled through a distance x up to extreme position A and then released. Due to restoring force, body moves back toward the mean position. अब क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेस विद डिस्प्लेसमेंट। तो अब बात यह है कि जैसे जैसे बॉडी ने एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाना है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता जाएगा और साथ साथ ही रिस्टोरिंग फोर्स भी डिक्रीज होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगी। तो फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड बिकम जीरो एट O। तो फिर O पर जाकर यानी मीन पोजीशन पर जाकर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू वैसे ही जीरो हो जाएगी। हाउएवर द बॉडी गेन स्पीड एज इट मूव्स टुवर्ड द मीन पोजीशन। जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो ये स्पीड गेन करती है। द मीन पोजीशन टुवर्ड द मीन एंड इट स्पीड बिकम्स मैक्सिमम एट O। यानी यूं कहेंगे कि इसकी स्पीड पॉइंट O पर यानी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ पर मीन पोजीशन पर फोर्स जीरो हो गया, लेकिन क्यों बॉडी नहीं रुकेगी? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया का रोल है यहाँ पर। ड्यू टू इनर्शिया मास डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन O बट कंटिन्यू इट्स मोशन एंड रीचेस द पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन B। अब O से B की तरफ जाते हुए बॉडी की जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो B पर जाके रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम और वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगी। एज मास मूव्स फ्रॉम द पॉइंट O टू द एक्सट्रीम फ्रॉम द पोजीशन O टू द एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीनियन था एक्सट्रीम पोजीशन B, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टुवर्ड द मीन पोजीशन स्टेडली डिक्रीजेस। तो ये फोर्स जो है वो स्टेडली इंक्रीज। तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए फोर्स इंक्रीज होती जाएगी और जब भी बॉडी एक्सट्रीम पर जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो तब तक रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होते होते मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुकी होगी। Hence speed of the body decreases and becomes zero at B. Finally mass return to mean position due to restoring force. This process is repeated and mass continues to oscillate back and forth about the mean position. और बच्चों लास्ट में फिर आपने एक इम्पोर्टेंट टर्म डिफाइन करनी है, टाइम पीरियड। ये वो टाइम है जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। सिंपल वर्ड में ये कह लें, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड
की वैल्यू होती है 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के। एम बॉडी का मैस है और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट। एक यहाँ पर वर्ड ऑसिलेशन आया है, ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऑसिलेशन का मतलब क्या है। हाँ, दोबारा फिगर को देखिए। देखिए आप फिगर बी को देखिए, बॉडी अब एक्सट्रीम पोजीशन पर है। यहाँ से बॉडी मूव करे मीन और फिर वहाँ से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाए और फिर वहाँ से मूव करते हुए वापस इसी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाए, तो ये ए से बी और फिर दोबारा बॉडी बी पर आ जाए, यानी एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाए फिर वापस इसी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाए। इतनी मूवमेंट को कहते हैं वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन। तो चलें बच्चे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंतहाई सिंपल मेथड से एक्सप्लेन कर दिया, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी। और एंड में इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो ये पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड गिव वन एग्जांपल, ये आ सकता है। राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स आ सकता है। डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड गिव इट्स वन SI यूनिट, ये आ सकता है। डिफाइन टाइम पीरियड एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला फॉर अ बॉडी अटैच एट वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग। इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला आपको इजी फील होगा, आपको समझ आई होगी, ये मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ है आपके लिए। मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।